हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मैंने अपने पोस्ट में लिख के ऑलरेडी बता दिया था कि आज के इस सेशन में मैं आपको TIFR ग्रेजुएट स्टडीज़ और जेस्ट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। हालांकि ये जो स्लाइड्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जो PDF यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने अपने पहले वीडियो में भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोल रहे थे कि सर एक बार और हमें अच्छे तरीके से समझा दीजिए कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अल्टीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हमें कितनी रैंक के लिए टारगेट करना चाहिए जिससे कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल्स वगैरह आएँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इजी वे में आपको समझा सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। देखिए, शुरू करते हैं हम। आपको दिख रहा होगा सामने यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्लीट डिस्कशन अबाउट TIFR GS एंड जेस्ट। दोनों देखिए, मैं एक साथ क्यों कंबाइन कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर दोनों का लेवल तो अलग अलग होता है, आप दोनों को कंबाइन क्यों कर रहे हैं। कंबाइन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेवल सेम होता है। बेसिकली दोनों के सिलेबस में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता और दोनों ही एग्ज़ाम MSc के स्टूडेंट्स भी देते हैं। जैम का एग्ज़ाम MSc के स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं अगर उनका मन है, लेकिन वो बेसिकली उनका टारगेट ये है कि वो मास्टर्स के एडमिशन के लिए होता है। लेकिन TIFR GS और जेस्ट दोनों ही MSc के लेवल के स्टूडेंट्स और BSc के लेवल के स्टूडेंट्स सेम पेपर देते हैं, इसीलिए दोनों को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि TIFR क्यों देना चाहिए आपको, वाई TIFR GS और जेस्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको, क्योंकि इस साल का काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया है, सडनली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जो आपको डेट्स याद रखनी है। फिर एक डेडिकेटेड सिलेबस, क्योंकि आप जब जेस्ट की वेबसाइट्स पे जाएंगे या TIFR की वेबसाइट पे जाएंगे तो सिलेबस बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज। लेवल ऑफ एग्जाम क्या है जैम के कंपैरिजन में, ठीक है, कि यहाँ जैम से टफ होता है या आसान होता है। फिर बुक, मस्ट रीड बुक्स कौन सी हैं, और लास्ट में 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको रैंक क्या टारगेट करना है। अगर आप एक अच्छा रैंक टारगेट करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो रैंक क्या आपको टारगेट करना है कि यार इतना तो मुझे लाना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने पिक्चर यूज़ की है ये ICTS TIFR बैंगलोर, जो कि बैंगलोर में है, वहाँ पर मैं एक बार विजिट किया था तो वहाँ की ये पिक्चर है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं क्लासरूम के अंदाजे से आपको लग रहा होगा किस लेवल की वहाँ पर पढ़ाई होती है। काफ़ी टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पहला कि वाई TIFR GS फिजिक्स एंड जेस्ट फिजिक्स 2021। सबसे पहले देखिए, मैंने इसको रीड भी किया हुआ है। क्यों देना चाहिए आपको TIFR, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है किसी भी चीज़ के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्यों दूँ मैं ये एग्ज़ाम। तो देखिए, मेरे सारे पॉइंट्स को मैं इलेबोरेट करता हूँ। इन इंडिया देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च, रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर मैंने बताया है, रियल को हाईलाइटेड किया, बोल्ड किया हुआ है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक ICTS, HRI, IMSc, IOP, NISER, IISERS, IISc एंड मैनी मोर। यहाँ पर रियल को बोल्ड करने का रीज़न यही है, ये सारे के सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर जनरली रिसर्च ही होते हैं। इनका कम फोकस होता है कि वो एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एकेडमिक्स का मतलब क्या होता है कि वो आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपके असाइनमेंट्स, आपके PPTs, ये सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते। इनका मेन मकसद होता है प्रोजेक्ट्स, जो कि यूनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस और बेसिकली न्यू आइडियाज़ को वैल्यू देना। तो रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। और इनका रियल कहने का मतलब ये भी कि ये फंड्स के लिए टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं काफ़ी रिसर्च करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको फंड्स देती है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर 100% फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड हैं, जैसे कि नाइजर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से फंडेड है। बाकी ICTS, HRI, IMSc ये सब के सब जो है DST के द्वारा फंडेड हैं। There are many mainly focused on research. They are mainly focused on research. Unlike IITs, they are focused on teaching and placements too. IITs और इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में बन रहा होगा कि IIT और इन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बार आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर इसका ये है कि IITs में वो आपके एकेडमिक्स को भी देखते हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ जो टीचिंग होती है, जो प्रोफेसर्स होते हैं IITs में, उनके पास 2 चीज़ों का बर्डन होता है। एक तो उनको अपने सारे सिलेबस
ऑन टाइम ख़त्म कराना है, टीचिंग्स करनी है अच्छी तरीके से। दूसरा, आपके प्लेसमेंट को लेकर भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स के लिए जो प्लेसमेंट्स होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब कुछ रेस्ट ऑफ दी IITs को छोड़ दे, जैसे कि IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गई, IIT जितने भी 7 ओल्ड IITs हैं इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन जो अप टू द मार्क होना चाहिए प्लेसमेंट्स, मैक्स टू मैक्स 7 to 8 लाख का पैकेज लगता है, जो कि बहुत कम है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट के भी फोकस रखते हैं। और टीचिंग और एकेडमिक्स जैसे प्रोजेक्ट, वाइवा, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। तो यहाँ पर IIT से थोड़ा डिफरेंट है, जो इनका सिस्टम है, जो इनका जो ऑर्डर है पढ़ाने का, वो थोड़ा अलग है। इफ़ यू आर सीरियस, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट रिसर्च इन डिफरेंट एरियाज ऑफ फिजिक्स, देन डेफिनेटली यू शुड सिट इन दीज एग्जामिनेशंस। मतलब अगर सीरियस होने का मतलब क्या है, मेरी बात को एक बार और सुन लीजिए। सीरियस होने का मतलब है कि आपके पास, आपने कोई प्रॉब्लम की है, आपके पास आइडिया आता है कि यार मैं इस प्रॉब्लम को इस वे में नहीं, मैं इस वे में कर सकता हूँ, और वो वे काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी यूनिक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं किसी प्रॉब्लम को करने टाइम पर, या किसी भी टॉपिक को पढ़ने टाइम पर, यार मैं इसको, इस टॉपिक को इस तरह से समझा सकता हूँ किसी को, जो कि उस किताब में नहीं होता है, तो यानी बेसिकली आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो, आपको फिजिक्स, आप जो है फिजिक्स के लिए सीरियस हो, फिजिक्स से रिलेटेड आपको अच्छी लगती है बातें पढ़नी, तो आपको इन दोनों ही एग्जाम में बैठना चाहिए। ये बात है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एडमिशन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन पासिंग द कट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द पासिंग द कट ऑफ, also dependent on the personal interview organized by these institutions. Basically जब आप इन दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हो फॉर्चुनेटली, तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि अब आपका एडमिशन हो जाएगा इन सभी इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि इनके 2 स्टेप्स होते हैं इनमें एडमिशन्स के लिए, कहीं कहीं तो 3 भी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए HRI में जो सिस्टम है थोड़ा अलग ही है इस साल, हालांकि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस HRI ने भी 2 ही स्टेप्स में अपना कंप्लीट कर लिया एडमिशन, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। क्या आपको जेस्ट तो क्लियर करके आना ही है, फिर एक इनका खुद का भी रिटर्न टेस्ट होता है, यानी मान लीजिए कि जेस्ट में 20 बच्चों के हैं, काफ़ी अच्छी रैंक्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, एप्लीकेशंस डाले हैं HRI में, उन 20 में से वो 20 को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, मेरे ख्याल से 11 या 12 ही सीट्स होती हैं। उनके लिए शॉर्ट लिस्टेड के लिए वो लोग अपना एक रिटर्न टेस्ट करवाते हैं HRI के कैंपस में, इलाहाबाद में, वहाँ पर फिर वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये खुद का भी एक टेस्ट रखवा लेते हैं, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन सिर्फ जस्ट के रैंक के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर आपको एडमिशन दे देते हैं इंटरव्यू में, अगर आप पास होते हो तो। सो बेसिकली आपको जो ये एग्जाम्स हैं TIFR GS फिजिक्स और जेस्ट फिजिक्स, ये एग्जाम एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया के लिए 2 और या एक और स्टेप ऐड हो जाता है, जो कि है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि इस साल सारे ऑनलाइन हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल गेट एडमिशन इन 2-year MSc इन थ्योरेटिकल फिजिक्स एट HRI एंड इंटीग्रेटेड PhD इन रेस्ट ऑफ देम। देखिए क्या है, जो भी ये जो 2 एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स के तहत, इन एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, रिटन टेस्ट क्रैक करने के बाद, आपको एडमिशन्स जो मिलते हैं वो MSc और इंटीग्रेटेड PhD में मिलते हैं। HRI प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ पर 2 साल की MSc है, पहले यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड PhD होता है, बट कुछ रीजंस की वजह से इन्होंने इंटीग्रेटेड PhD को डिसकंटिन्यू किया और 2-year MSc प्रोग्राम लॉन्च किया, और यहाँ पर 2-year MSc फिजिक्स में एडमिशन मिलता है हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। बाकी जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपको मैंने ऊपर बताए हैं, ICTS, IMSc, IOP, नाइजर, आइजर्स, इन सब में आपको इंटीग्रेटेड PhD और PhD में एडमिशन मिलता है, ठीक है। हालांकि न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेटेड PhD को 3 साल के बाद लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बट 3 साल आपने MSc में गुजारी है तो 3 more years यू शुड कंटिन्यू, आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया में अभी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं है जो 3-year MSc को PhD में एडमिशन दे, इसीलिए या आप करिए तो 2-year MSc करिए किसी से, कहीं से भी, नहीं तो आप इंटीग्रेटेड PhD को कंटिन्यू करिए, वही ज़्यादा रिकमेंडेबल है, वही एडवाइस मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट चीज़ जो इसके फायदे मैंने आपको बता रहा हूँ, you will also receive a fellowship in your tenure of studies like 6 to 7K in HRI और 10 to 12K in different institutes। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक क्या करी है, यहाँ पर मैंने फेलोशिप का अमाउंट थोड़ा कम बताया है। यहाँ पर आपका TIFR GS के थ्रू जब आपको एडमिशन मिलेगा तो आप TIFR बॉम्बे, हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट या ICTS में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो जो TIFR के थ्रू जाते हैं ना, उनको मिलती है JRF का ही अमाउंट मिलता है। बेसिकली फर्स्ट ईयर में अराउंड 22 to 24,000 मिलता है पर मंथ, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट है।
मास्टर्स जब तक आप करेंगे, यानी जो इंटीग्रेटेड पीएचडी है उसमें बेसिकली 2 साल का मास्टर्स और 4 साल का पीएचडी है, तो 2 साल के मास्टर्स तक आपको 25,000 पर मंथ मिलता रहेगा अगर आप TIFR के थ्रू इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हो। किसमें? TIFR बॉम्बे, हैदराबाद और ICTS। और अगर आप जेस्ट के थ्रू जाते हो तो HRI में आपको 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते रहते हैं। और फिर जब आप इसमें मास्टर्स के तहत PhD में, उसमें आपको एडमिशन के लिए फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, नेट, JRF या गेट या जेस्ट दोबारा दे के आना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इन समरी आपको इसमें पढ़ाई के दौरान एक फेलोशिप, एक स्टाइपेंड भी मिलता है अगर आप इन दोनों एग्जाम के तहत जाते हो। अनलाइक IITs, जो IIT जैम होता है, उसमें क्या होता है, जब आप IIT में मास्टर्स में एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, उसमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, आपको काफ़ी हाई फीस पे करनी पड़ती है और कोई रिटर्न में फेलोशिप नहीं मिलती। हाँ, स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं बट वो भी लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्लासेस होती हैं और जो एकेडमिक्स होता है इनका, जो भी है एकेडमिक्स 1% 2%, वो सबके सब एक्टिव साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, आपका एडमिशन HRI में हुआ है, HRI में क्वांटम कंप्यूटर में आपका दिमाग चलता है, क्वांटम कंप्यूटेशन में आपका दिमाग चलता है, तो अदिति सेन दे जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ाएंगी और वो एक साइंटिस्ट हैं, बेसिकली टॉप रिसर्चर हैं अभी इंडिया में जो क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करती हैं। तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव उन्हीं से होंगी, ये नहीं कि कोई वहाँ पर असिस्टेंट लेवल का प्रोफेसर होगा, उससे ऊपर होगा, उससे ऊपर होगा। आपको लाइव क्लासेस उन्हीं से करवाई जाती हैं। जैसे अभी 1 साल पहले तक डॉक्टर अशोक सेन, आप जानते होंगे, आई नो सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते आप विकिपीडिया पढ़ सकते हैं, वो खुद क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो अब मूव कर चुके हैं ICTS बैंगलोर की तरफ। तो अगर आप ICTS में जाते हैं तो भी आपको उनसे क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया है वो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं कि आपको क्यों देना चाहिए इन दोनों को एग्जाम को। ठीक है, एक एग्जाम आपका दिसंबर में होता है और एक एग्जाम फरवरी में होता है, बट इस साल का सिस्टम थोड़ा चेंज है, वो मैं अभी आपको डेट्स बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली क्या डेट्स होनी चाहिए इनके एग्जाम्स की। अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा तो आप लेट हैं ही, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार डेट्स आगे जाएंगी तो आपके पास अभी भी टाइम है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि आपको क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले एक डेडिकेटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए। डेडिकेटेड सिलेबस, देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सर अभी आप वीडियो बना रहे हैं जो कि अक्टूबर ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा टाइम कभी भी आपके पास कम नहीं होता है, एक डेडिकेशन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए और एक सही आपके पास टाइम आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है। सभी के पास 24 आवर्स हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जितने भी टॉपर्स से मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने पूछे हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने कोई पहले से ही प्री प्लान्ड नहीं थे वो लोग TIFR और जेस्ट के लिए। सडनली उन्होंने 2 to 3 मंथ्स पहले उन्होंने स्टार्टिंग किया है, पढ़ा है अच्छी तरीके से, टाइम का यूटिलाइजेशन किया है और क्रैक किया है एग्जाम को। और फिर इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आज वो TIFR और कोई HRI में या कोई आइजर्स में है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक डेडिकेटेड सिलेबस जो कि मेजर इशू माना जाता है कि वेबसाइट पे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिख के सिलेबस अपलोड कर दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या सिलेबस फॉलो करना है, उनमें भी कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रहना है क्योंकि टाइम कम है। बुक लिस्ट जो कि मैंने भी फॉलो करी है और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं या मैंने उनको गाइड किया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उन्होंने भी फॉलो करी है, वो मस्ट है। जब आपको बुक लिस्ट मिल जाती है तो प्लीज़ ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि जब आपके पास कोई सिलेबस मिल जाता है तो आप उसको स्टिक हो जाइए। ठीक है, अगर आपको कोई बुक मैं बता रहा हूँ आपको तो प्लीज़ स्टिक टू दैट सिलेबस, डोंट चेंजेस द सिस्टम ऑफ स्टडीज़। यानी कि आप ये किताब पढ़ रहे हैं, आपने थोड़ा सिस्टम अपना चेंज कर दिया, आप कोई दूसरी किताब पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, ऐसे डिस्टर्बेंस भी होती है स्टडीज़ में। तो जब भी आपको बुक मिल जाए आप उससे स्टिक हो जाइए, आपको एटलीस्ट नहीं छोड़नी है उसको, जो एक बुक है। ठीक है, जो मैंने बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू नीड इज योर बिलीव इन योर सेल्फ। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू द सक्सेस। अगर आपको खुद पे बिलीव है कि यार मैं कर सकता हूँ तो आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बिलीव कितनी बड़ी चीज़ होती है। अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि नीट का रिजल्ट निकला है 17 अक्टूबर को, उससे 2 दिन बाद, कि नीट के स्टूडेंट के मार्क्स 340 दिए थे लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको अपने ऊपर विश्वास था लेकिन उसको दूसरे पे विश्वास नहीं था कि यार मेरे इतने कम मार्क्स हो ही नहीं सकते।
जब उसकी रीचेकिंग हुई तो उसके 670 मार्क्स बन गए आउट ऑफ 720। तो आप बिलीव अगर आप अपने ऊपर करते हैं ना तो कुछ भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप कोई भी कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बिलीव रखिए अपने ऊपर। सेट सम टारगेट्स फॉर एवरी डे, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैंने प्रिपरेशन करी है, मुझे पता है कि मैं आज 2 घंटे पढ़ूंगा, तो 2 घंटे का मेरे पास कोई टारगेट होना चाहिए कि यार मैं 2 घंटे में क्या पढ़ूंगा और कितने सवाल करूंगा और कितना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अगर मैं ये टारगेट सेट नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सडनली स्पॉन्टेनियसली कोई भी चीज़ उठा लूंगा और लेके बैठ जाऊंगा। नो इंटरेस्ट, नो टारगेट्स, तो दिमाग में ये बनता रहेगा, अच्छा ये तो कोई टारगेट नहीं होता दिमाग में। लेकिन आप टारगेट सेट करके रखेंगे ना शुरुआत से ही, तो आपको पता चलेगा अच्छा यही करना था, ये कर लिया मैंने, कोई डाउट नहीं है। तो टारगेट बहुत सेट करिए आप। कोई भी क्रैक कर सकता है, लेकिन अगर आपको सीरियस होना पड़ेगा स्टडीज़ को लेकर। सीरियस का मैं कहने का मतलब, जैसे मेरा नीचे वाला पॉइंट आप ग्रीन में देख सकते हैं कि आप अपना स्मार्टफोन का यूज़ थोड़ा कम करें। हालांकि डिजिटलीकरण यानी डिजिटाइजेशन की वजह से अब सारे के सारे स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हैं। जैसे अभी हम ये वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, बुक्स भी अब हो गई हैं ऑनलाइन। तो मेरे कहने का मतलब जब आप डिजिटाइजेशन हो गया है तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो गई है। जैसे मोबाइल्स में अब रीडिंग मोड का ऑप्शन होता है, जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। आप फ्लाइट मोड ऑन कर रख सकते हैं ताकि मैसेजेस या इंटरनेट के मैसेजेस ना आए आपको। तो जब आप कोई किताब या कोई भी चीज़ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ज़रूर यूज़ करिए। जब तक आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तब तक तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि व्हाट्सएप ने भी अब नया फीचर ऐड कर दिया है कि आप किसी भी जो है चैट्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए उसे आप म्यूट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आप यूज़ करिए, लेकिन मोबाइल के साथ जो है ना अपना दोस्ती थोड़ा कम रखिए। सिर्फ पढ़ाई के लिए आप मोबाइल को यूज़ करिए, ठीक है। नो सोशल मीडिया, नथिंग। In TIFR and JEST, question are based on your conceptual knowledge. So whenever you do some problems, analyze, answer in different ways. जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, जो स्टूडेंट सीरियस होता है, जो अच्छी तरीके से फिजिक्स को पढ़ना चाहता है, वो क्वेश्चन को एनालाइज करता है, क्रिटिकली थिंकिंग होती है उसकी। वो अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा था कि अगर पोटेंशियल मुझे अल्फा एक्स की क्यूब दिया हुआ है और हमसे वेव फंक्शन पूछता है, तो अब मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 कर दूं या प्लस एक्स कर दूं, तो वेव फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपकी होती है तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम निकाल लेते हो। तो प्लीज़ जब भी आप कोई प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हैं या करते हैं, समझते हैं, तो उसको अपने वे में भी समझने की कोशिश करिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इसमें। ये नहीं कि जितना किताब में लिखा है उतना ही कर लिया, मेरा काम खत्म, किताब बंद, खेलने जाता हूँ। आपको उसमें 2-4% अपना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सिलेबस बता दूं मैं आपको, और सिलेबस में भी मैं, ये कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन जो मैं यहाँ पर ब्लैक से आपको बताऊंगा उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे हम, ठीक है। उसको हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस भी आती है। मैंने इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में ऐड कर दिया, हालांकि मुझे ये मैकेनिक्स में ऐड करना चाहिए था, बट आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस में ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला सिस्टम ही, यानी आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि 4 ऑप्शन होंगे, जो क्वांटिटी आपको निकालने के लिए कह रहा है उस क्वांटिटी की डायमेंशनैलिटी अगर आप चेक करेंगे तो बाकी 3 में नहीं होगी, चौथे में सही होगी, तो आप वो टिक लगा सकते हैं विदाउट सॉल्विंग और विदाउट एनी गोइंग थ्रू द कंप्लीट सोल्यूशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं। ये मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए डायमेंशनल एनालिसिस को, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस को वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, जो सिलेबस आपको कॉमन दिख रहा है जैम और जेस्ट में, तो आप उनको तो करेंगे ही, आप उनको लीव मत करिए। जैसे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस है। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, केली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, जो कि कॉमन सिलेबस है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ये भी कॉमन सिलेबस है। लेकिन स्पेशल फंक्शन जैम में नहीं होता। स्पेशल फंक्शन हर्मिट, बेसल, लेग्वेरी, लेजेंडरी फंक्शंस, ऑयलर पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जैम में नहीं होती है, लेकिन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जेस्ट और TIFR में चांसेस बनते हैं कि आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी इनसे रिलेटेड कोई सा भी डाउट होता है तो सबसे अच्छी किताब जो नीचे दिख रही है आपको, आप ML बॉयज़ को पढ़ सकते हैं। ML बॉयज़ में इन स्पेशल फंक्शंस को बहुत ही अच्छे वे में समझाया है, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इनफैक्ट इस लेवल से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि सेम आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन
जस्ट कुछ एक्सप्रेशंस चेंज करके जेस्ट में कई बार पूछे गए हैं। जैसे 2012 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 में ऑयलर पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस के लेवल के लिए आपको ML बॉयस की किताब जो यहाँ आपको नीचे दिख रही है वो ले लेनी है। डाउनलोड करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था। libgen.si पे आप जाएंगे, वहाँ पर ये ऑथर्स का नाम लिखेंगे और आपको बुक PDF मिल जाएगी। तो HK दास आप जैम के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है और किताब बेस्ट है। HK दास में भी स्पेशल फंक्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है। HK दास में जो प्रॉब्लम्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि किताब है आप पढ़ेंगे, जब आप प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप ज़रूर एक बार स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो ML बॉयस से ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास प्रॉब्लम्स की कमी आ रही है तो आप अर्फकिन एंड वेबर की भी किताब ले सकते हैं, जो कि बहुत ही रिकमेंडेबल है। बाकी आप HK दास कर ही रहे हैं, जो कि जैम के लिए है, तो जैम का सिलेबस जो आपको ऊपर दिख रहा है कॉमन, वो तो आप करेंगे ही। फॉरियर सीरीज फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी आता है इसमें, फॉरियर सीरीज फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी आता है, तो इसलिए इसके लिए भी आप HK दास में पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिक फंक्शन और टेलर एंड ल्यूरेंट सीरीज, पोल्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, पोल्स वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। रेजिड्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये वाला चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लीनियर, इसमें स्पेशल फंक्शन इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपको कॉची-रीमान कंडीशन और आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो है, और ये जो आपका ल्यूरेंट सीरीज और टेलर सीरीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आप ना जैम में पढ़ते हैं और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कॉलेजेस में ये BSc फिजिक्स में नहीं पढ़ाई जाती है, वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही अच्छे वाले जेस्ट और TIFR में। तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको HK दास में मिल जाएगी। अगर HK दास में नहीं मिलती है तो इन दोनों में से किसी एक किताब में ज़रूर होगी। मैंने इसको उस टाइम पर नहीं किया था, मैंने इसे लीव कर दिया था, लेकिन मैं TIFR क्रैक कर पाया था और जेस्ट भी मैंने कर दिया था क्रैक अच्छे रैंक से। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी आप करिए अगर आपको करना है अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नीचे के जो दो है ना, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टेन गेरलाक एक्सपेरिमेंट, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशन एंड वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पर्टर्बेशन थ्योरी के आइडिया आपके पास होनी चाहिए कि क्या होता है पर्टर्बेशन थ्योरी और कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई भी हुई है पर्टर्बेशन थ्योरी पे, जब आप अपना क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस कर लेंगे तो आप वो देख सकते हैं कि क्या होती है पर्टर्बेशन थ्योरी। फिर टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, फर्मीज गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल, आइडेंटिकल पार्टिकल, पॉली एक्सपोनेंशियल, स्पिन स्टैटिक्स कनेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखे जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है वो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मुझे पता चला कि वो सिलेबस ही गलत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है वो लिमिटेड सिलेबस है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जेस्ट का एग्जाम MSc के स्टूडेंट के लिए भी वही होता है जो BSc के स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो क्वेश्चन उसमें मास्टर्स के लेवल के भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ऊपर आपका ये जैम का ही है, तो आप इसे तो करेंगे ही, ये तो जैम का कॉमन सिलेबस है, तो इसे आप करेंगे ही। ठीक है, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या है इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, नीचे के फिर से आपके जो 3 है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेकर वेव्स तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकी रिवीजन मत छोड़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशन ऑन फील्ड्स एट इंटरफेस, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, गेज इनवेरिएंस के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फ्रेनेल लॉ, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डायनेमिक्स और चार्ज पार्टिकल इन स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बाकी ऊपर का तो आपको पता ही है, कॉमन ही है, जो कि आप करेंगे ही जैम में। एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको नजर मारनी है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, वो 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स एंड डायनेमिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक और नॉट ओनली मैग्नेटिक, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बुक्स, अच्छा बुक मैंने ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भी बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर हालांकि मैं बुक्स को बार बार रिपीट करते आया हूँ और मैं बता भी रहा हूँ, 2 किताबें ओवर हैं जस्ट और TIFR लेवल के लिए। एक है आपके पास नोराड्रेनालिन जेटिली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक है DJ ग्रिफिथ। इन दोनों किताबों से आपका TIFR का लेवल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। विश्वास रखिए, इनके अलावा कोई किताब आपको नहीं काम आएगी। आप जेटिली की किताब एक सिंगल किताब भी लेकर चल रहे हैं तो 100% आपका हो जाएगा। बाकी जैम के लिए मैं ऑलरेडी बुक बता चुका हूँ, लेकिन जस्ट के लेवल के लिए ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपको दो किताब है यहाँ पर, एक E.M. पुर्सेल है, एडवर्ड एम पुर्सेल, जो कि बर्कले फिजिक्स की सीरीज़ है, और एक फिर से वो ग्रिफिथ है। इन दोनों किताबों को आपके पास रहना चाहिए। इन किताबों में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ। लेकिन मुझे, जैसा कि मैंने प्रिपरेशन किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है सिलेबस के फाइंडिंग्स में। तो अब है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सर इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, आप जो है सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कंसिक्वेंसेस, जो कि जैम का ही है, इसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशन, केमिकल पोटेंशियल, फेज इक्विलिब्रिया, फेज स्पेस, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स, पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी एंड कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। यस, तो ये जो आपको लास्ट का दिख रहा है ना, ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो बेसिकली फेज स्पेस से लेकर आपको लास्ट तक करना है। और ये कहाँ मिलेगी? आपके पास मैं 3 बुक बता रहा हूँ। एफ रीफ इज फॉर द स्टैटिस्टिकल पार्ट, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एफ मांडल की किताब होती है और एक जेमेंस्की की किताब होती है। और एक और किताब इस लिस्ट में, जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट से बात किया जो कि काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ने में और काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हैं, वो है ब्लंडल एंड ब्लंडल की किताब। ब्लंडल एंड ब्लंडल की किताब, जो कि आपको, अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू एरा फिजिक्स @21 फॉर 2021 एस्पिरेंट्स, न्यू एरा फिजिक्स @22 फॉर 22 एंड ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो ज़रूर ज्वाइन करिए, नीचे यूज़र नेम दिया हुआ है और वहाँ ये बुक PDF, सारी बुक्स की PDF ऑलरेडी मिल जाएगी, आपको सर्च करने की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पर ध्यान रखें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी आते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड्स, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस, होमो एंड हेटेरोजंक्शन डिवाइसेस, डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ऑप एम्प एंड देयर एप्लीकेशंस। ये है आपके पास एक्सपेरिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इसमें आप बॉयल्ड स्टिल ले सकते हैं, डिजिटल फंडामेंटल्स फ्लॉइड ले सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए विलार्ड एंड मेंट की किताब आती है, आपको मिल जाएगी, ग्रुप पे भी मैंने डाली हुई है। नहीं डाली हुई है आप मुझे बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, मैं वो बुक आपको शेयर कर दूंगा। ये है आपका सिलेबस। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, काफ़ी छोटा सिलेबस है, पूरा कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही एक तरीके से मिसकंसेप्शन है कि सर नहीं आता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही एग्जाम्स में आते हैं और अच्छे पोर्शंस में आते हैं, कभी कभी तो 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैम के इतना ही चीज़ है आपके पास जैम में, सिर्फ 2 यूनिट्स आपके जैम में, बाकी जो ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं ना, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे डीवाई थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है, हॉल इफेक्ट, क्योंकि फाइनली एक ही वर्ड आपके लिए काफ़ी है, एक ही सेंटेंस काफ़ी है कि ये एग्जाम जो MSc के स्टूडेंट लिखते हैं वही BSc के स्टूडेंट भी लिखते हैं। हालांकि दोनों का कट ऑफ और दोनों का एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है बाद में, लेकिन एग्जाम दोनों का सेम ही होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कुछ क्वेश्चन मास्टर्स के लेवल के भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है फोकस रहना है इन्हीं 3 जो है, क्योंकि ये 3 आप बहुत कम पढ़ते हैं। बुक आपको पता ही है, चार्ल्स किटल ले सकते हैं, और एक एशक्रॉफ्ट की किताब आती है वो भी ले सकते हैं। कुछ किताबें मैंने बाद में जब डिस्कस करी तब मेरे को पता चला है, तो एशक्रॉफ्ट की किताब होती है। पुरी एंड बब्बर के लिए आप जैम के लिए ही करिए इसको, पुरी एंड बब्बर की जो किताब है सिर्फ जैम के लिए फॉलो करिए, जस्ट के लिए इन दोनों में से कोई एक ज़रूर लीजिए। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो कि आती है जैम में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि जैम में आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन आपके साथ BSc में पढ़ाते हैं, जैसे LS कपलिंग, JJ कपलिंग, जीमन एंड पासबेक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, NMR, केमिकल शिफ्ट, फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस बुक में मिल जाएंगी, जो कि एक बनवेल की किताब है और एक ये जो है 2 को-ऑथर है इसमें, ये किताब आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक किताब होती है राजकुमार की, राजकुमार एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, AMP के नाम से आती है। ये बुक आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ये जो है बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप EMP को कवर करना चाहते हैं। हालांकि मैंने अपने EMP के कुछ रिवीजन वीडियोस भी डाले हुए हैं, अगर आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और रिवीजन करना होगा तब आप वो देख सकते हैं, अभी देखने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फाइनली क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फिर से आप जैम में नहीं पढ़ते हैं, जैम में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें न्यूटन्स लॉज बहुत बेकार है, इसमें क्यों दिया है समझ में नहीं आता। डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनेमिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस,
सेंट्रल फोर्स मोशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट समझिए, जो लास्ट के दो हैं लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। आपको क्या होगा, लैग्रांजियन दिया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन दे देगा, लैग्रांजियन पूछेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालने के लिए पूछेगा, कॉन्जुगेट लीनियर मोमेंटा और कॉन्जुगेट जो है फोर्स के बीच में रिलेशन पूछ लेगा, फिक्सियस फोर्स को आप कैसे लिखते हैं लैग्रांजियन में, कौन सा टर्म ऐड करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो इसके लिए जो बुक है, हालांकि मैंने 2 बुक उस टाइम पर लिखी थी, लेकिन यहाँ पर आप एक और ऐड कर दीजिए लैग्रांजियन तक, जिसमें मिल जाता है आपको, वो है डेविड मॉरिन की किताब। यहाँ इसमें हैमिल्टोनियन नहीं होता है, इसमें लैग्रांजियन तक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका लैग्रांजियन तक 100% हो जाएगा तो अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छा किया हुआ है। तो डेविड मॉरिन, गोल्डस्टीन, जिसमें कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, और जेसी उपाध्याय भी किताब है जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड इसकी लैंग्वेज है। तो ये हमारा सिलेबस का डिस्कशन था। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं हर एक सिलेबस के साथ साथ, जो आपको ज़्यादा फोकस रहना है जिस पे, और आप ज़्यादा टाइम देना है। अब इसके अलावा जो है, जो आपको पता होना चाहिए कि सर मुझे आइडिया बता दीजिए कि मैं किस रैंक को टारगेट करता हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो रैंक को टारगेट करने का मतलब है कि आपको हमेशा सोचना है कि आपकी AIR जो है वो 400 के अंदर हो इन जेस्ट। और यहाँ पर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि TIFR में ऐसी कोई रैंकिंग नहीं आती है। यहाँ पर TIFR कभी भी अपनी रैंकिंग नहीं डिस्क्लोज करता अपने वेबसाइट पर। वो सिर्फ स्टूडेंट के नाम को लगा देता है कि हाँ ये स्टूडेंट जो हैं TIFR में सिलेक्ट हुए हैं फॉर दी सेकेंड राउंड विच इज़ अ इंटरव्यू राउंड, और वो स्टूडेंट फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन डालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा TIFR में जो एग्ज़ाम का जो पेपर है 150 का होता है, मुझे जैसा कि पता है। 150 में से फिर आपको ध्यान रखना है 40% गेन करना होगा, यानी 60+ मार्क्स आपको गेन करना ही पड़ेगा TIFR में फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। और जेस्ट में आपको 400 के नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए, सो दैट यू विल गेट शॉर्टलिस्टेड इन वन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं HRI के लिए तो आपको लेस देन 100 लाना पड़ेगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं ICTS के लिए तो लेस देन फिर से आपको जो है 50 लाना पड़ेगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं IMSC के लिए तो लेस देन 90 लाना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर थोड़े जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा रैंक लानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत मतलब जो जैम का और जेस्ट का प्रोपोर्शन है, जेस्ट में मोस्टली 6 to 7,000 स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जैम में इसका ट्रिपल होता है, 17 to 18,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। कुछ रीजंस होंगे उसके, टफनेस ऑफ द एग्जाम्स एंड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी मुझे आज डिस्कस करना था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बस 2 चीज़ों की और रिक्वायरमेंट है। एक तो अपने ऊपर विश्वास और एक अच्छी किताब। इन दोनों को लेके बैठिए जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं और शुरू करिए। यहाँ पर बात आती है कि सर आप कुछ टॉपिक्स पे देखिए, कुछ टॉपिक्स पे मैं जब वीडियो डालूंगा ना, मैंने देखा है कि मैं जब भी कोई टॉपिक की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, मैंने देखा है मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैं सोचता हूँ मैं फिर से अपलोड करूँगा तो स्टूडेंट उल्टा सोचेगा कि सर आप जो है वही वीडियो दोबारा अपलोड कर रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ आप वो देख सकते हैं। सिलेबस कभी किसी चीज़ का चेंज नहीं होता, टॉपिक कभी चेंज नहीं होता, तो आप वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, उसमें अगर कोई डाउट आता है आपको तो ग्रुप पे आप ज्वाइन करिए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एक दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। मेरे को उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, आपस में इंगेज करिए आप। कोई उसमें अगर कोई आपको आपस में इंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई ये चीज़ें, तो आप मुझे मेंशन कर सकते, मेंशन करिए। अगर आप पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं शायद ही रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं करूँगा। ग्रुप में आप मेंशन करिए मुझे @ ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं ग्रुप का दोबारा यूज़र नेम बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए @ अगर आप न्यू एरा फिजिक्स, ध्यान से स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, 21 करेंगे तो ये उनके लिए है जो 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और @न्यू एरा फिजिक्स 22 ये उनके लिए है जो 2022 या उसके बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इनके दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। क्या कोविड की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं? आपको प्लानिंग सही तरीके से आप नहीं बना पा रहे हैं? आपके पास प्रैक्टिस सेट्स बहुत कम हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी असाइनमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, डाउट्स आपके पास हैं लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं, किससे पूछें? इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए
आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड स्टडी थ्रू द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स with the help of daily interactive live classes, structured materials, courses with PDFs and live test as well as quizzes. यहाँ पर आपको सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको सीखने को मौका मिलेगा इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू। और इतना ही नहीं, आपका फेवरेट मैं अमित कुमार झा बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाला हूँ अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर कि मैं आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस देने वाला हूँ डेली IIT जैम फिजिक्स के लिए, एज वेल एज हम लोग जो इन एसोसिएशन विद अनअकैडमी सोच रहे हैं कि TIFR और जेस्ट के लिए डेडिकेटेड एक कोर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आपको IIT जैम के साथ साथ इन टफ एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में भी काफ़ी हेल्प मिले। सो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम दी एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल्स ऐप स्टोर। ये ऐप बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और इस ऐप पर आपको अपनी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपके भाई बहन जो भी IIT JEE या SSC CGL जितने भी टाइप के आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, सभी टाइप के इनफैक्ट अब आप चेस के कोर्सेज भी सीख सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन द ऐप फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड I am also joining the अनअकैडमी very soon। अब एक और बात आती है कि सर एग्ज़ाम का डेट क्या होगा। देखिए, जैसा कि मुझे पता चला है फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ दी TIFR GS, TIFR का एग्ज़ाम इस बार मार्च में जाके होगा, मार्च 2021। बिकॉज ऑफ द कोविड यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस जो हैं वो अलग चल रहे हैं। तो TIFR GS का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च 2021 में होगा। और आप देख सकते हैं पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने आपके पास अवेलेबल हैं। और इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के मिड तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास फुल टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देना चाहिए। और जेस्ट का एग्ज़ाम फरवरी में होता तो है, लेकिन वो भी इस बार लेट ही होगा। हालांकि उसका एप्लीकेशन थोड़ा लेट आता है, लेकिन वो भी थोड़ा लेट ही होगा इस बार। और जैम का भी देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट तक हमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो तब डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, बट आई होप कि आपने कुछ ना कुछ एक यूज़फुल चीज़ें गेन करी होंगी इस वीडियो से। कमेंट करिए कि आपको क्या दिक्कत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको पता चलना चाहिए इन एग्ज़ाम्स के बारे में और प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी एक अच्छे टॉपिक पर। तब तक ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए आप। और मोबाइल से थोड़ा जो सोशल मीडिया है, जो फालतू की चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा दूर होकर किताबों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर।